हाँ तो बेटा आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम 4th यूनिट केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। सेकंड वीडियो में अपना काम करने जा रहे हैं। और वीडियो जो है, इस वीडियो में आपको लास्ट टॉपिक्स जो किया था हमने कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस, उससे आगे वाला टॉपिक आता है जिसका नाम है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस। मीन्स जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो 2 टाइप्स का होता है। बेसिकली कितने टाइप्स का होता है? 2। और जिसमें से हम बात करेंगे एवरेज रेट की और इंस्टेंटेनियस रेट की। ठीक है, ध्यान से समझना है, टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, सिंपल है वैसे। ठीक है भाई, जैसे हम लास्ट में पढ़ रहे थे, समझ रहे थे कि कोई भी रिएक्टेंट अगर होगा, सपोज करो आपके पास ये रिएक्टेंट है, जैसे ये प्रोडक्ट को जाएगा तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो रिएक्टेंट में से कुछ लेके बनेगा। मींस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऑलवेज डिक्रीज होगी। ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ रेट वी हैव टू, अब हमें जैसे हम रेट कैलकुलेट करेंगे तो उस दौरान हमें इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को नेगेटिव में लेना होगा ऑलवेज। वैसे ही प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारी इंक्रीज होती है। पता है कि रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बन रहा है और टाइम पीरियड जैसे जैसे पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम देखेंगे 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, तो हमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती हुई दिखेगी, बढ़ती हुई मिलेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऑलवेज इंक्रीज होगी। तो इसको हमने लेना होगा पॉजिटिव में ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ रेट। तो अब जो रेट कैलकुलेट हम कर रहे थे, वो रेट एक्चुअल में 2 टाइप्स का हम कैलकुलेट करते हैं। 2 टाइप्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हो। तो पहला जो टाइप है इसमें वो आता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पता होगा आपको कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कोई भी 2 टाइम पीरियड्स के इंटरवल में हमें कैलकुलेट करना होता है। भाई मान के चलो ये एक ग्राफ देखो, पहले ग्राफ समझना है आपको। ये ग्राफ है, इधर की साइड ले रहे हैं हम टाइम और ऊपर की साइड ले रहे हैं कंसंट्रेशंस। ठीक है, अब मैं T1 टाइम पे बात कर रहा हूं। जैसे कि कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट को जा रहा है, अब मैं प्रोडक्ट जब जा रहा है तो टाइम मतलब T1 टाइम पे देख रहा हूं, मतलब फर्स्ट टाइम मैं इसको देख रहा हूं, 5 मिनट बाद देख रहा हूं, ऐसे बोल सकता हूं। मैं T1 को मैं 5 मिनट से लेकर चल रहा हूं। तो T1 टाइम पे अगर मैंने देखा तो उस दौरान जो कंसंट्रेशन मिली रिएक्टेंट की वो क्या मिली, मैंने X1, वो मैंने सपोज कर लिया। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा था और उस दौरान 5 मिनट्स बाद मैंने देखा कि 5 मिनट्स मतलब T1 टाइम पे, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या आती है उस दौरान, X1। अब मैं उसको सेकंड टाइम पीरियड में देख रहा हूं, मतलब T2 टाइम पीरियड के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं, तो कंसंट्रेशन हमें कैसे मिली, X2 मिली। ये कंसंट्रेशन किसकी है बेटा, रिएक्टेंट की। मतलब 5 मिनट्स में तो इतनी थी और 10 मिनट्स में और डिक्रीज हो गई कंसंट्रेशन। समझ में आ रही है नहीं हो रही? मैं बात क्लियर होगी? मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। अब ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि रिएक्टेंट, जैसे ही हम किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में रेट कैलकुलेट करते हैं तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के दौरान अलग अलग टाइम इंटरवल्स में कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी। मींस अगर मैं T3 टाइम पे अगर देखूं तो कंसंट्रेशन जो होगी रिएक्टेंट भी और नीचे आ जाएगी, कंसंट्रेशन और कम हो जाएगी। तो क्लियर हो गई हमारी बात की कंसंट्रेशन ऑलवेज गोज टू बी डिक्रीज ड्यूरिंग द प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। अब मैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूं। एवरेज रेट कैलकुलेट करने के लिए हमें कोई भी 2 कंसंट्रेशंस चाहिएंगी उनके रेस्पेक्टिव टाइम पीरियड में। जैसे कि X1 कंसंट्रेशन हमें मिल गई T1 टाइम पे और X2 हमने दूसरा ले लिया T2 टाइम पे, मतलब 5 मिनट में ये और 10 मिनट्स में हमने ये ले लिया। तो दोनों में एक तो हमें ये मिल रहा है कि ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, कंसंट्रेशन घट रही है मींस। तो अगर मैं इसका एवरेज रेट निकालूं, एवरेज रेट को मैं वैसे डायरेक्टली लिखा सकता हूं इस रिएक्शन के लिए माइनस डेल ऑफ R अपॉन में डेल T। डेल डिनोट करता है चेंज, और वो भी चेंज किसको, लार्ज चेंज। ठीक है, ये तो मैंने इस रिएक्टेंट का डायरेक्ट लिख लिया। अब मैं इसको एवरेज में अगर ले जा रहा हूं तो एवरेज में ले जाने के लिए हमें कोई भी 2 कंसंट्रेशन टर्म चाहिएंगी उनके पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स में।
जैसे कि चेंज तो हो रही है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और वो कहां से कहां हो रही है वो सब लेना है। तो ध्यान देना है x2 माइनस फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन हम लेते हैं x2 माइनस x1 लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? x2 माइनस x1, मतलब डेल ऑफ r अपॉन में डेल टी इक्वल्स टू डेल ऑफ r चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टू कंसंट्रेशन लेनी है हमें। एक तो हमारी x1 है तो दूसरी x2 है। x1 कंसंट्रेशन t1 टाइम पे थी और x2 कंसंट्रेशन t2 टाइम पे है। तो इस डेल आर का मतलब क्या हुआ? चेंज इन रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस। तो ये इसकी अगर डेल आर की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, माइनस साइन तो आएगा ही क्योंकि बात किसकी हो रही है? रिएक्टेंट की। और इन्हीं के रेस्पेक्ट में हम नीचे क्या लिख लेंगे? नीचे यहाँ क्या है? डेल ऑफ टी, मतलब चेंज इन टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड कहां से कहां चेंज हो रहा है? t2 से t1, मतलब t1 से t2 है और t2 फाइनल है, t1 इनिशियल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल टाइम पीरियड लिया जाएगा यहां भी। तो ये तो आपका हो गया बेटा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, एवरेज रेट हम हमेशा कोई भी दो कंसंट्रेशंस के बीच में कैलकुलेट करते हैं उन्हीं के रेस्पेक्टिव टाइम पीरियड में। जैसे x1 कंसंट्रेशन t1 टाइम पीरियड और x2 कंसंट्रेशन t2 टाइम पीरियड हो गया इसका। तो यहां अगर हम माइनस साइन तो आपको पता है रिएक्टेंट का माइनस ही आएगा, डेल ऑफ r अपॉन में डेल t। पहले तो मैंने इस पर्टिकुलर रिएक्शन का लिख दिया। अब ये रिएक्शन एवरेज है तो एवरेज में डेल ऑफ r कहां से कहां चेंज हुआ है? r x2 से x1, ये हम मतलब x1 से x2 था और x2 हमारा फाइनल था, x1 इनिशियल है तो x2 माइनस x1 ले लिया और इन्हीं के रेस्पेक्ट में इनका टाइम पीरियड ले लिया t2 माइनस t1। तो ये हो गया आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। बात क्लियर हो गई? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज द रेट ऑफ रिएक्शन विच कैन बी कैलकुलेटेड बिटवीन टू कंसंट्रेशंस टर्म्स विद रेस्पेक्ट टू देयर टाइम इंटरवल्स। ठीक है बेटा। अब हम सेकंड बात करने जा रहे हैं इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब जो ये इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है इसमें हमें पर्टिकुलर किसी सिंगल पॉइंट पर रेट कैलकुलेट करना है। भाई मान के चलो आपका एक कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ वही है, यहां एक लाइन ड्रॉ कर रखी है। मान के चलो आपके पास ये लाइन एक ड्रॉ कर रखी है और इसके रेस्पेक्ट में एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया मैंने और इस पॉइंट से वो दोनों क्या हो रहे हैं? टचिंग कर रहे हैं एक दूसरे को। और इस पॉइंट को मैंने मान लिया P। क्या मान लिया? पॉइंट P। अब मैं कहने लगूं कि इस पॉइंट पर रेट कैलकुलेट करो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रेट कैलकुलेट करो। ठीक है, तो ये पॉइंट है, इसका मैं रेट कैलकुलेट कर रहा हूं। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रेट कैलकुलेट करना वो होता है इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का काम। किन्हीं दो पॉइंट के बीच में रेट कैलकुलेट करना वो था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का काम। ठीक है, तो अगर मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालूं तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं R इंस्टंटेनियस माइनस D ऑफ माइनस को D यहां लिख दिया, D लिख सकते हैं, डेल लिख सकते हैं। यहां स्मॉल चेंज है, कोई भी इतना ज्यादा चेंज है नहीं, वहां थोड़ा लार्ज चेंज था तो वहां लार्ज चेंज के लिए मैंने डेल यूज किया था। यहां इतना चेंज हमें दिख नहीं रहा, स्मॉल चेंज है, तो यहां मैं क्या यूज कर सकता हूं? D। तो माइनस तो आएगा ही क्योंकि रिएक्टेंट की बात हो रही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस के रेस्पेक्ट में रेट कैलकुलेट हो रहा है। तो माइनस D ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ R विद रेस्पेक्ट टू टाइम, फिर मतलब चेंज इन टाइम DT लिख सकते हैं। अब इस पॉइंट की बात करें तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इक्वल्स टू माइनस D ऑफ P कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन में क्या लिख लिया बेटा? DT। तो एक बात क्लियर हो गई होगी कि एवरेज इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसी सिंगल पॉइंट पर रेट कैलकुलेट किया जाता है और इसका जो रेट है इसमें जो चेंज आता है वो एवरेज के कंपैरिजन में बहुत ही कम आता है, इसलिए हम यहां डेल की वजह क्या यूज करते हैं? D। माइनस साइन का तो आपको पता होगा कि माइनस साइन हमेशा रिएक्टेंट के लिए लेते हैं क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस हमेशा क्या होती है बेटा? डिक्रीज होती है। तो आपको दोनों रेट कैलकुलेट आ गए होंगे। रेट कैलकुलेशन भी आ गया होगा कि जो रेट होता है वो टू टाइप्स में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एवरेज एंड सेकंड वन इज
इंस्टेंटेनियस। ठीक है, आगे देखिए, अब हम अगला टॉपिक करने जा रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं उन फैक्टर्स की जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हों। रेट की जहां मैं नाम लेता हूं, रेट में आपका एवरेज भी आ सकता है और इंस्टेंटेनियस भी आ सकता है। तो सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन मींस एवरेज और इंस्टेंटेनियस। रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेशन के दौरान वो फैक्टर्स पढ़ने हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट करते हों। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? तो देखिए, फैक्टर्स affecting rate of reaction, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मैं इनकी बात करने जा रहा हूं बेटा। फैक्टर्स जो हैं रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, इनमें हम जो सबसे पहले बात करेंगे, एक मिनट रुको बेटा। फैक्टर्स में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं टेम्परेचर की। ठीक है बेटा, एक मिनट और रुको। हाँ, तो पहले हम इसमें बात करने वाले हैं बेटा टेम्परेचर की। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। कि जब आप रेट कैलकुलेट करते हो, स्पीड कैलकुलेट करते हो किसी भी रिएक्शन की, तो उस दौरान टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, वो सब हमें बात करनी है। इन सब बातों के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेना है। अब ध्यान रखना है, टेम्परेचर भाई मान के चलो आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हो। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, रिएक्टेंट को क्या सप्लाई कर रहा हूं, हीट। क्या सप्लाई कर रहा हूं, हीट। तो सपोज करो कि पहले ये रिएक्शन कंप्लीट होनी थी 20 मिनट में। कितने मिनट में, 20। अगर मैं इसको हीट सप्लाई करता हूं, ठीक है, हीट सप्लाई करने पे तो ये रिएक्शन 20 मिनट में जो कंप्लीट हो रही थी, 20 से कम टाइम में प्रोडक्ट में चली जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर का अफेक्ट है तो सही रेट ऑफ रिएक्शन में, और वो अफेक्ट है क्या, वो है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना, स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? चाहे आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन है, दोनों केसेस में टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे किसी भी रिएक्शन के लिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीज हो सकती है, इंक्रीज होगी, चाहे वो रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है चाहे एंडोथर्मिक है। मींस रिएक्शन में चाहे हीट इवॉल्व हो रही हो या एब्जॉर्ब हो रही हो। क्लियर मेरी बात? तो ये तो हो गया टेम्परेचर का इफेक्ट। अब हम सेकंड इफेक्ट पढ़ने वाले हैं, वो आता है कंसंट्रेशन का। सेकंड जो फैक्टर है वो हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, अब हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे। अब आपको एक रिलेशन तो पता होगा कि जो रेट होता है, रेट जो होता है अगर मैं उसका कैलकुलेट करूं तो वो कैसे कैलकुलेट होता है बेटा, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में क्या लेते हैं, टाइम टेकन। ये सब तो आप जानते हो कि रेट कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो मैं जो फैक्टर चेंज, अगला जो फैक्टर बताने जा रहा हूं कंसंट्रेशन,
उसको यहीं से क्लियर हो गया होगा आपको कि हम जानते हैं रेट इस रिलेशन के बराबर होता है, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया और रेट बढ़ेगा। अब इससे एक बात क्लियर हो गई है कि कंसंट्रेशन अगर बढ़ाएंगे रिएक्टेंट की तो रेट क्या होगा, फास्ट होगी, मतलब स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी। तो ध्यान रखना है विद इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट द रिएक्शन विल गोज टू बी फास्ट। रिएक्शन कैसी होगी बेटा, फास्ट। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अगर हम इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। ओके, देखिए आगे अगला जो फैक्टर है, भाई मान के चलो सपोज करो आप इसको हीट दे रहे हो, एक बार तो हीट आप दे रहे हो 60 किलो जूल। कितना हीट दे रहे हो बेटा, 60 किलो जूल की। तो 60 किलो जूल में तो मान लिया मैंने कि ये अब रिएक्शन 15 मिनट में कंप्लीट हो रही है। अगर मैं 60 की बजाय 70 किलो जूल यहां क्या दूं, हीट एनर्जी दूं, तो हीट, और ये हीट किस में आ रहा है, रिएक्टेंट में ही तो आ रहा है। किस में आ रहा है, रिएक्टेंट का ही तो पार्ट है हीट। ठीक है, तो अब रिएक्शन कितना होगी, 15 मिनट से कम टाइम में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जानी है। मैं बात क्लियर हो गई। टेम्परेचर का भी यही, टेम्परेचर को भी हम इसी तरह से समझ सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, चाहे वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो। ठीक है बेटा, क्यों बढ़ती है उसके लिए भी एक फैक्टर आता है इसमें, इफेक्टिव कॉलिजन बढ़ता है। इफेक्टिव कॉलिजन मैं आगे कराऊंगा इसी यूनिट में, इस टॉपिक को और हम ब्रीफली करने वाले हैं। टेम्परेचर का फैक्ट जो है, एक तो वहां इफेक्टिव कॉलिजन होता है, इफेक्टिव कॉलिजन बढ़ना है और कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जानी है। तो दो फैक्टर आते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ने में विद रेस्पेक्ट टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर। ठीक है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का इस रिलेशन से हमें पता चल गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन बढ़ाने के साथ में इंक्रीज होगी। सिंपल सी भाषा में बस अभी आपको इतना ही करना है। आगे देख सकते हैं आप, अगला जो टॉपिक आता है वो आता है थर्ड जो पार्ट है इसका, सेकंड फैक्टर। तो दो फैक्टर तो हमने कर लिए हैं, अब तीसरा फैक्टर है भाई नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तीसरा आता है नेचर। नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, अब हम इसकी बात करने वाले हैं। अब इसमें आपको एक बात समझनी है कि पहले तो डायरेक्टली ये बता दिया कि जो हमारे पास किसी भी रिएक्शन की जो रेट है वो डिपेंड करती है किस पे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के नेचर पे भी डिपेंड करती है। अब वो क्लियर कैसे होगा, जैसे सपोज करो आपके पास रिएक्शन है 2NO प्लस O2, 2NO2, 2CO प्लस O2, ये आ गया 2CO2। सपोज करो दो रिएक्शन है। अब इन रिएक्शन को अगर हम देखें, दिखने में तो दोनों एक जैसी लग रही है, बट यहां रिएक्टेंट अलग है और यहां रिएक्टेंट अलग है। फॉर्मेशन जो कंपोनेंट अगर देखें सेम है, इसमें भी 2NO 1O2 2NO2, इसमें भी 2CO O2 2CO2। बट एक्चुअल में अगर देखें ये रिएक्शन तो होती है आपकी फास्ट और ये रिएक्शन होती है स्लो। अब वो ये दिखने में तो एक जैसी लग रही है, बट एक्चुअल में ये फास्ट है और ये कैसी है, स्लो है। क्यों है, रीजन क्या है इसका, इससे क्या क्या फैक्टर इन्वॉल्व, क्या फैक्टर निकल के आ रहा है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है, मतलब किसी भी रिएक्शन की जो रेट है, भाई ये फास्ट है ये स्लो है, मतलब ये क्या बता, ये रेट हो गई ना, रेट में ही तो आते हैं दोनों, स्पीड में ही तो आते हैं कि इसकी स्पीड तो फास्ट है, इसकी स्पीड क्या है, स्लो। मतलब यहाँ NO2 फॉर्मेशन जो है वो फास्ट हो रहा है, वहां CO2 फॉर्मेशन स्लो हो रहा है।
अब ये रीजन क्या है इसका जो रीजन है वो रिएक्टेंट के नेचर पर डिपेंड कर रहा है कि यहाँ रिएक्टेंट जो हैं वो एक दूसरे के साथ में ज्यादा रिएक्टिव हैं तो बहुत जल्दी ज्यादा रिएक्टिव का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। अगर यहाँ रिएक्टिविटी देखें, यहाँ रिएक्टिविटी इसके कंपैरिजन में कम है। पहले तो वो टेम्परेचर बढ़ाने पहले तो वो क्या करेंगे, जो रिएक्टेंट है पहले तो वो रिएक्टिव होंगे, एक्टिव होंगे और फिर जाके वो प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहां तो थोड़ा टाइम लगेगा। यहां ऑलरेडी एक्टिव है, ये क्या है बेटा, ऑलरेडी एक्टिव है। उन दोनों को केवल एक दूसरे को कॉन्टेक्ट में लाया और प्रोडक्ट बन गया। यहां एक दूसरे को कॉन्टेक्ट में लाया, फिर उन दोनों को कॉन्टेक्ट में लाने से फिर वो एक दूसरे के साथ में एक्टिव हुए और एक्टिव होने के बाद में फिर प्रोडक्ट बना। तो ये रिएक्शन तो हो गई आपकी स्लो और ये रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट। मींस क्या हुआ, क्या फैक्टर निकल के आया कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड मतलब रेट जो होगी वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेचर पर भी डिपेंड करेगी। इससे हमें ये निकल के आ रहा है। ठीक है बेटा, ये कौन सा फैक्टर था आपका, थर्ड। ये फैक्टर था फैक्टर नंबर 3। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं प्रेशर का नहीं, अभी हम कैटलिस्ट का बात कर रहे हैं। थर्ड फैक्टर, तीसरा फैक्टर आ गया इसका प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब आप कैटलिस्ट को जानते होंगे, जो यहां मैंने कैटलिस्ट लिखा है। कैटलिस्ट एक ऐसा पार्ट है किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो किसी भी रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करता हो। क्या करता हो, अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये एक पार्ट है केमिकल रिएक्शन का जो किसी भी रिएक्शन की रेट को क्या करता हो, अफेक्ट करता हो। मींस ये डिक्रीज भी कर सकता है और रेट को और इंक्रीज भी कर सकता है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? अगर ये कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को बढ़ाएगा तो उसको तो देंगे हम पॉजिटिव कैटलिस्ट, उसका नाम क्या देंगे, पॉजिटिव। अगर वो रिएक्शन की रेट को घटाएगा तो उसको नाम देंगे नेगेटिव कैटलिस्ट। तो क्लियर हो गया होगा कि कैटलिस्ट एक रिएक्शन का एक ऐसा पार्ट है जो रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करेगा। वो बढ़ा भी सकता है तो पॉजिटिव होगा, अगर घटाएगा तो क्या सा होगा, नेगेटिव। बट इसकी एक और खासियत है कि ठीक है, वो रिएक्शन की रेट को बढ़ाएगा घटाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव इंड्यूस होंगे, तो उस दौरान ये जो कैटलिस्ट है उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो एज इट इज रहेगा, सेम रहेगा। भाई मान के चलो एक रिएक्शन है आपके पास N2H2, हार्बर्स प्रोसेस पढ़ा होगा आपने, 11th में भी पढ़ा होगा। यहां आएगा आपका NH3, यहां क्या बन गया, इसका नाम क्या है, अमोनिया। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ये आप पी ब्लॉक में भी पढ़ने वाले हो ये रिएक्शन। हार्बर्स प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस था ये बेटा, हार्बर्स प्रोसेस में आपको ये रिएक्शन आती है N2+3H2 2NH3। इसमें हम जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो यूज करते हैं Fe। क्या यूज करते हैं, Fe। समझ में आ गया भाई? Fe क्या हुआ, यहां एक कैटलिस्ट है, मतलब कैटलिस्ट हमारा Fe इस रिएक्शन में है, तो इसका जो मेन मोटो है ये डिक्रीज करना नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन को, यहां इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। समझ में आ रही है? N2H2NH3 बनाते हैं, वहां ये कौन सा प्रोसेस था, हार्बर्स प्रोसेस। और इस रिएक्शन के दौरान Fe कैटलिस्ट यूज किया जा रहा था। ये Fe क्या करता है, इस प्रोडक्ट की बनने की स्पीड को इंक्रीज कर देता है। बात समझ में आ रही है? तो मैं उसी कैटलिस्ट की बात कर रहा था। अगर जैसे मैं इसको यूज तो करता हूं Fe को, बट Fe में कोई चेंज आने वाला नहीं है, मतलब प्रोडक्ट बन जाएगा, बट यहां Fe जो कैटलिस्ट आपने यूज किया था इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये रिएक्शन की रेट को बढ़ाएगा तो सही, बट इट विल ऑलवेज बी सेम। तो नाम किस में आ जाएगा, ये पॉजिटिव कैटलिस्ट में। तो जो कैटलिस्ट होते हैं वो हमेशा रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करते हैं, जनरली इंक्रीज करते हैं, जनरली डिक्रीज भी करते हैं। और डिक्रीज कौन से में करेंगे, यदि हम जैसे कि CO ले ले, आर्सेनिक ले ले, कार्बन मोनोऑक्साइड आर्सेनिक,
ये हमारे कौन से कैटलिस्ट हैं? ये नेगेटिव कैटलिस्ट के एग्जाम्पल हैं। ये रिएक्शन की रेट को बेसिकली क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। तो कैटलिस्ट जो होगा किसी भी रिएक्शन में, वो रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करेगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। वो अफेक्ट कैसे करेगा? वो उसकी रेट को बढ़ा भी सकता है और रेट को घटा भी सकता है। ओके, तो अगला जो फैक्टर करने जा रहे हैं हम, ठीक है, कैसे प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट भी आपकी समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब जो इसका जो लास्ट फैक्टर है मैं उसकी बात करने वाला हूं, और फैक्टर का नाम है सरफेस एरिया। ठीक है, ये फोर्थ फैक्टर था आपका प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब मैं नेक्स्ट फैक्टर करने जा रहा हूं 5। दिस इज सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया भी रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करेगा। ठीक है, ये कैसे करेगा वो हम एक एग्जांपल्स को लेके क्लियर करने वाले हैं। भाई सपोज करो आपके पास एक वुड का एक पार्ट है, पीस है। ये आ गया आपके पास पीस ऑफ वुड। ठीक है, मैं इसको बर्न करना है, मैंने क्या करना है? इसको बर्न करना, जलाना है। तो एक बड़ा पीस है, एक टुकड़ा है लकड़ी का, इसको मैं जलाऊंगा तो काफी टाइम लेगा, धीरे धीरे जलेगा। और ये जलने का टाइम बता रखा है यहाँ, जैसे कि 4 आवर्स में वो कंप्लीट हो रहा है। 4 आवर्स में वो क्या हो रहा है? कंप्लीट बर्न हो रहा है, कंप्लीट बर्न। ठीक है, कितना टाइम ले रहा है वो जलने में? पूरा जलने में कितना टाइम ले रहा है? 4 आवर्स। अब मैं इस वाले पीस को, इतना ही पीस और सेम बिल्कुल, उसको मैं क्या कर रहा हूं, जैसे ये पीस ले लिया मैंने, और इस पीसेस को, इसके भी मैं स्मॉल पीस कर लेता हूं। जैसे पाउडर फॉर्म बना लिया मैंने इसका, ये बना लिया इसका पाउडर फॉर्म। इसके पीस में छोटे छोटे पीसेस कर लिए, और फिर मैं इसको बर्न कर रहा हूं। तो बर्न करने से क्या होगा? अब फिर इसकी स्पीड चेक करूं, रेट चेक करूं, तो ये हमारा कितना 2.5 आवर्स ले रहा है। भाई हमारा पार्ट उतना ही था, लकड़ी का पीस जितना यहां लिया था इतना यहां लिया है। इसको मैं प्रोडक्ट, इसमें मैं टाइम चेक कर, बर्न करने का मैं जो टाइम चेक कर रहा हूं, वो बर्न कंप्लीट कितने में हो रहा है? यहाँ 2.5 आवर्स में कंप्लीट हो रहा है। यहाँ उसी पीस को मैं डायरेक्ट बर्न कर रहा हूँ, यहाँ कंप्लीट हो रहा था, वो बर्निंग का जो पार्ट था वो 4 आवर्स में कंप्लीट हो रहा था। भाई बात क्लियर है नहीं है? तो यहाँ टाइम पीरियड ज्यादा है, मतलब स्पीड ज्यादा, यहाँ स्लो है स्पीड, और यहाँ स्पीड कैसी है? फास्ट है, क्योंकि ये कम टाइम में बर्न हो रहा है कंप्लीट। यह कम टाइम का जो रीजन हुआ, वो रीजन हुआ सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया कि ठीक है, यहाँ पीसेस दोनों सेम है, बट यहाँ सरफेस एरिया क्या हो गया? इसका सरफेस एरिया मैंने इंक्रीज कर लिया। अब इस सरफेस एरिया इसका ले और सरफेस एरिया इसका ले, बर्न तो हम यहाँ इसको कर रहे हैं ना, तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया कम है। सरफेस एरिया जाने से, सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? फास्ट। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। इससे हमें ये बात क्लियर हो गई है। यहाँ सरफेस एरिया कम था तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसी रहेगी बेटा? कैसी रहेगी रेट ऑफ रिएक्शन? स्लो रहेगी। ठीक है बेटा, भाई मेरी बात क्लियर हो गई होगी। तो आपको ये फैक्टर जो समझना है, सरफेस एरिया को लेकर चलना है कि अगर रिएक्टेंट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रिएक्शन कैसी होगी? फास्ट। अगर रिएक्शन का सरफेस एरिया कम होगा तो रिएक्शन कैसी होगी? स्लो। तो सरफेस एरिया का फैक्टर भी आपके समझ में आ गया होगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट है, समझना है आपको इसको पूरी तरह से। वीडियो को 1-2 बार, 2-3 बार आपको अच्छे से देखना है। और फिर भी किसी भी तरह की आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, समझ सकते हैं दोबारा से। और जिनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आज का टॉपिक हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं।
आज का वीडियो यहीं फिनिश कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर भी एक बात कहना चाहूंगा कि अभी भी आपने मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि और बच्चों को भी इस वीडियो का, मेरे लेक्चर्स का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही बेटा। ठीक है बेटा, ओके।